नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। ब्रिटेन की संसद में जब एक सांसद ने माइक थामकर उन लड़कियों की आप बीती सुनाई जो सालों तक अंधेरे में चीखती रही और किसी ने नहीं सुना, तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। लेकिन जो लोग भारत की जमीनी हकीकत जानते हैं, उनके लिए ये कोई अनजानी कहानी नहीं थी। अजमेर की गलियों से लेकर इंदौर के कोचिंग सेंटर तक, मैनपुरी के घरों से लेकर नासिक के दफ्तरों तक एक जैसा खेल, एक जैसा तरीका और एक जैसा दर्द बरसों से पलता आ रहा है। हिंदू बेटियों को झूठे नामों से फंसाना, नशे की लत लगाना और फिर धर्म बदलवाने की कोशिश करना, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा और संगठित तंत्र है जो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। पूरी खबर आपको बताते हैं स्पेशल स्टोरी में। ब्रिटेन से भारत तक ग्रूमिंग गैंग मॉडल पर सवाल, लव ट्रैप से धर्मांतरण तक आरोपों की जांच, हिंदू लड़कियां हैं निशाना। ब्रिटेन में दशकों से चलता आ रहा ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पीड़ितों की ऐसी गवाहियां सामने आ रही हैं जो दिल को हिलाकर रख देता है। कोर्ट की कार्रवाई से लेकर ब्रिटेन की संसद तक इस स्कैंडल पर बहस हो रही है और लोग सच जानना चाहते हैं। ये कहानियां जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये बातें भारत के लव जिहाद और मौलाना गैंग के कुकर्मों से बिल्कुल मेल खाती हुई नजर आती है। पीड़ितों की गवाहियों में उनके साथ हुए भयावह दास्तान एक तरफ रोंगटे खड़े कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों का भी पीड़ितों के साथ जो व्यवहार था और नस्लीय आधार पर ब्रिटिश लड़कियों को निशाना बनाने के तरीके के बारे में खुलकर बात होने लगी है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1948 के बाद बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन शुरू हुआ और लगभग उसी के साथ ऐसे मामले सामने आने लगे। पहला दर्ज मामला 1955 का है, जब ब्रैडफोर्ड में 4 पाकिस्तानी पुरुषों पर आरोप लगाया गया था। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी यूनिट यानी IICSA की रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक तक ये आदत एक सोची समझी साजिश का रूप ले चुकी थी। 1997 के बाद इमिग्रेशन की नई लहर ने इस नेटवर्क को और भी बड़ा बना दिया और ये सारे मामले लगातार बढ़ते चले गए। जांच में ये बात सामने आई कि इन मामलों में शामिल 87% अपराधी पाकिस्तान से आए हुए मुस्लिम पुरुष थे, जो टैक्सी चालक, रेस्टोरेंट मालिक, केयर होम कर्मचारी या ऐसी ही किसी भूमिका में थे जहां से कमजोर लड़कियों तक उनकी आसान पहुंच हो जाती थी। ग्रूमिंग गैंग दरअसल एक ऐसे संगठित आपराधिक नेटवर्क को कहते हैं जिसमें नाबालिग या कमजोर स्थिति की लड़कियों को पहले झांसे में फंसाया जाता है, फिर उन्हें उपहार, झूठे प्यार, नशे, धमकी या सामाजिक दबाव में लाया जाता है और उसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था जी जो सालों की कोशिश के बाद तैयार की गई थी। सबसे दुखद ये है कि जब जब इसके संकेत मिले, जैसे लड़कियों का गायब होना, संदिग्ध पुरुषों का स्कूल के बाहर मंडराना, कम उम्र की लड़कियों का बड़े पुरुषों के साथ दिखना, तब पुलिस और प्रशासन ने इसे सांस्कृतिक संवेदनशीलता के नाम पर दरकिनार कर दिया और दशकों तक यही होता रहा। अगर हम भारत की तरफ देखें तो तस्वीर कुछ अलग नहीं है। भारत में हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं और ये सिलसिला कई दशकों से चलता आ रहा है। इसकी शुरुआत 1992 के अजमेर स्कैंडल से मानी जा सकती है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में स्कूली छात्राओं को निशाना बनाया गया और भरोसे में लिया गया, उनके साथ संबंध बनाए गए और फिर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर उनके साथ गलत हरकतें की गई। इस मामले में 32 साल बाद यानी 2024 में जयपुर की अदालत ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन अजमेर अकेला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल में जुलाई 2025 में एक नशा गैंग चलाने वाला यासीन मछली और शाहवार मछली की गिरफ्तारी हुई,
जांच में पता चला कि इनका असली मकसद सिर्फ नशे की तस्करी नहीं था, बल्कि इनके निशाने पर हिंदू लड़कियां थी। ये लोग हिंदू युवतियों को नशा देकर उनके साथ गलत काम करते थे और उनसे नशा भी बिकवाते थे। इनका मकसद लड़कियों को पूरी तरह बर्बाद करते हुए उनका धर्मांतरण करवाना था, ताकि उनके पास कोई और रास्ता बच ही ना पाए। भोपाल और इंदौर से एक और मुस्लिम गैंग का खुलासा हुआ, जिसका मास्टरमाइंड फरहान था। इस गैंग ने निजी कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया। पीड़िताएं लंबे समय तक चुप रही, लेकिन जब एक मामला सामने आया तो एक एक करके कई लड़कियां आगे आई और उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें नशा देकर उनके साथ गलत काम किया जाता था और बाद में धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। नैनीताल से भी जुलाई 2025 में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें 11वीं क्लास की एक हिंदू युवती को 30 साल के एक मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाया हुआ था। लड़की का परिवार इतना बेबस था कि उन्हें मदद के लिए हिंदू संगठनों का सहारा लेना पड़ा। परिवार ने रोते हुए बताया कि उनकी बेटी को नशे की लत लगवा दी गई है और अब वो घर वालों की बात सुनने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। इंदौर के मूसाखेड़ी में जिशान खान ने अभिषेक ठाकुर नाम रखकर एक हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया। उसने पहले उससे नशे की लत लगवाई और फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे धर्मांतरण के लिए लगातार मजबूर करने लगा। इसी इंदौर से एक और मामला आया, जिसमें सुल्तान रोशन नागौरी कोचिंग सेंटर में जाने वाली हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया करता था। पोल तब खुली जब एक ब्राह्मण लड़की पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची। उस युवती ने बताया कि सुल्तान ने उसके साथ गलत काम किया है और फोटो वीडियोस वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन का दबाव लगातार वो बनाता जा रहा था। इस पीड़िता ने कॉल सेंटर्स में चलने वाले एक धर्मांतरण सेल का भी खुलासा किया और बताया कि इस सेल में हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मुस्लिम लड़कों को ही रखा जाता था और उनका ब्रेन वॉश ये कहकर किया जाता था कि अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए ही बनाया है। यूपी के मैनपुरी में एक 17 साल की लड़की अचानक अपने घर से गायब हो गई। घर वालों ने पुलिस में शिकायत की, छानबीन की तो पता चला कि वो इंस्टाग्राम पर अब्दुल्ला नाम के एक मुस्लिम लड़के से बात किया करती थी और उसी ने उसे अगवा किया था। बिहार में अंडा बेचने वाले सलमान ने मध्य प्रदेश में रहने वाली एक हिंदू युवती को पबजी गेम खेलने के दौरान हिंदू नाम से प्रेम जाल में फंसाया। लड़की इतने प्यार में पड़ चुकी थी कि वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर मधुबनी आ गई। यहाँ सलमान ने उसे अपनी असली पहचान बताई और जबरन कलमा पढ़वाकर निकाह कर लिया। इस धोखे का खुलासा तब हुआ जब लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसका इंस्टाग्राम खंगाला। इसी साल मार्च में महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस के दफ्तर में हिंदू महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला भी सामने आया। आरोपियों में दानिश शेख, तौफीक अतार के साथ निदा नाम की एक जो महिला थी, जो एचआर का काम किया करती थी, वो भी शामिल थी, जो लड़कियों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर धर्म की बातें बताती थी, उन्हें नमाज पढ़ने से लेकर बुर्का पहनने तक की जानकारी और ट्रेनिंग दिया करती थी। जांच में हिंदू पीड़िता के फोन से इस्लाम से जुड़े 37 वीडियो क्लिप्स और 4 मजहबी एप्स भी मिले। एक केस, कई चेहरे, एक तंत्र, रिश्ता या रैकेट, इन सभी मामलों को समझने के लिए इनके पीछे काम करने वाले तंत्र को समझना बेहद जरूरी है। ऊपर से देखने पर एक अकेला आरोपी दिखता है, लेकिन असल में पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है। इसमें कोई पहले लड़की की पहचान कराता है, ये देखता है कि कौन घर में अकेली है, किसके माता पिता का आपस में झगड़ा रहता है, कौन भावनात्मक रूप से कमजोर है, फिर कोई और दोस्ती या प्रेम संबंध बनाता है। इसके बाद कोई आर्थिक मदद या सुरक्षा का भ्रम पैदा करता है, कोई वीडियो या फोटो बनाकर डराया करता है और फिर कोई एक व्यक्ति आगे दबाव की कड़ी संभाल लेता है। अजमेर कांड में भी यही सामने आया कि एक पीड़िता को अगली पीड़िता तक पहुंचने के रास्ते की तरह इस्तेमाल किया गया। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स में भी लड़कियों को नशा, उपहार, गाड़ी, ठिकाना और भावनात्मक नियंत्रण के जरिए एक से दूसरे गैंग के पास भेजा जाता था। यही वजह है कि ऐसे मामलों को महज लड़का लड़की का निजी मामला कहकर टाल देना बेहद गंभीर भूल है।
मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कुछ रिपोर्टों में 283 मामलों का उल्लेख किया गया है और अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत दर्ज मामलों की संख्या भी लगातार चर्चा में है। हालांकि इन सभी आंकड़ों को अंतिम सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये आंकड़े कभी पूरी तरह गिने नहीं गए और ना ही ये सिलसिला अब तक थमा है, शायद बढ़ चुका होगा। ब्रिटेन और भारत ये दोनों बेहद अलग देश हैं, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन दर्द एक जैसा है। ब्रिटेन का ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल भारत के लिए एक बड़ी और कड़ी चेतावनी है। ये चेतावनी किसी एक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करने की नहीं है, बल्कि संगठित अपराध और मजबूरन धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोपों के निष्पक्ष और नेटवर्क आधारित जांच की मांग करती है। अजमेर से लेकर भोपाल, इंदौर, नासिक, नैनीताल, मैनपुरी और उत्तर प्रदेश की अलग अलग शहरों तक इन मामलों ने ये साफ कर दिया है कि अगर समाज समय रहते संकेतों को नहीं पहचानता तो अपराधी तंत्र पीड़ितों को अकेला कर देती है और न्याय बहुत देर से आता है। भारत को अभी से सचेत होना होगा, क्योंकि जब एक अपराधी के पीछे पूरा तंत्र, पूरा नेटवर्क काम करता है, तब चुप रहना और दूसरों को चुप करा देना सबसे खतरनाक अपराध बन जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।